हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक कवर अप कर लिया था। अब इन चारों टर्म्स के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये लेक्चर इसी के साथ स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसा सरफेस जहां पर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज सेम, उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। आपको एच.सी. वर्मा बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आप कोई भी मटेरियल कोचिंग मटेरियल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम लोग इस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है उन सब के बीच में रिलेशंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सीखे हैं कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर दूसरा चार्ज, Q1 Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने का तरीका, तो फोर्स निकालने के लिए K Q1 Q2 बाय R², वेयर R इज़ द डिस्टेंस, अपने को पता है। और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा U इज इक्वल टू दैट इज K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। ये दोनों टर्म डिफाइंड होने के लिए, फोर्स डिफाइंड होने के लिए और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होने के लिए दो चार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। और सिर्फ एक चार्ज हुआ, उसके वजह से किसी एक पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, दैट इज़ K Q बाय R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए एक ही चार्ज ज़रूरत है और किसी एक पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। दूसरा चीज़ है पोटेंशियल बता सकते हो, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q बाय R। ये टोटल 4 फॉर्मूले हो गए और चारों के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग ढूंढ लेते हैं, फोर्स और फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। सर फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E होगा। फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E, ये हो गया फोर्स और फील्ड के बीच में रिलेशन। सिंपल सा था, ठीक है। उसी तरीके से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट इज अगेन U इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V होगा। ध्यान देना है, U इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V। देख लो, है ना। अगर आप इसमें फील्ड में एक और चार्ज मल्टीप्लाई कर दिए तो आप फोर्स मिल गया, और पोटेंशियल में एक और चार्ज मल्टीप्लाई कर दिए तो आप पोटेंशियल एनर्जी में कूद गए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपने को ढूंढना है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस DU बाय DX या DR बोल सकते हो या फिर DX भी बोल सकते हो, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस DU बाय DR। तो इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। F का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज Q टाइम्स ऑफ E, और U का वैल्यू क्या लिख दोगे, DU। तो DV इज इक्वल टू लिख सकते हो DU बाय Q। सोचो, DV इज इक्वल टू, अरे ये वाला फॉर्मूला से, है ना। तो QE इज इक्वल टू माइनस DV, अगर हम लोगों को लिखना है तो Q टाइम्स ऑफ DV डिवाइडेड बाय DR। यहाँ से ये और ये काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस DV बाय DR। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने को वेक्टोरियल डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि I कैप, J कैप, K कैप के फॉर्म में चाहिए। तो अब यहाँ पर जो R के टर्म्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये R क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेट है ना, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर R वेक्टर जो होगा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि DR वेक्टर ये होता है ना, DX I कैप होता है प्लस DY J कैप होता है प्लस DZ K कैप होता है ना, ठीक है। DR वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हम लोग पोटेंशियल को 3 टर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
है ना। एक x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर लो, एक y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर लो और एक z के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब पोटेंशियल को हम लोगों को एक्स वाई जेड के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पोटेंशियल का हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पर x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट हो जाएगा, y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट, z के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट होगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने E इंटू डी आर, इधर कर देते हैं, नेगेटिव साइन इधर कर दिया और इंटीग्रेट कर दिए, तो ये आ गया dv का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कुल मिला के v इनिशियल से v फाइनल तक। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। ठीक है, इससे भी आप ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो इससे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास सवाल रेडी है। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट 1,1,2, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, है ना। तो जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ क्या होगा आंसर। मैं आपके लिए रुक रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। आई होप आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा। चलो जल्दी से ये सवाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अपने को फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप होगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला टर्म ये कहता है कि x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, y और z को कांस्टेंट बना दो। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लिखा और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद माइनस y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो गया 1, और z के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान से देखो, तो ये y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट था 0, ये कांस्टेंट था 0, तो सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन हुआ तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1। z के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन किया गया तो x कांस्टेंट y कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 होगा z के टर्म्स में, दैट इज आंसर विल बी -2। तो आंसर कितना हो गया, यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप भी लगाना है। फिर अपने को x1,1,2 भी वैल्यू दिया हुआ था, तो अब अगर मान लो तीनों टर्म्स में एक्स वाई जेड होता तो तीनों का वैल्यू पुट कर देते। फिलहाल अभी x ही पुट अप करना है, तो यहाँ पर 4 × 1 पुट कर दो तो 4 आई कैप हो गया माइनस जे कैप हो गया माइनस 2 के कैप हो गया। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का यही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 + 17 + 4 यानी कि √21 न्यूटन पर कूलम बोल सकते हो और वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो। क्लियर हो गया ये सवाल। चलो जल्दी से अगला सवाल करके बताओ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही सवाल कर दिया मैंने, बस एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया। सवाल वही है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अटेम्प्ट करो, इस बार आपका आंसर 1 मिनट के बाद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका ये आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, फिर नेगेटिव साइन रखा यहाँ पर और x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करें। अब ज़रा सोचो, x को डिफ्रेंशिएट करना, बाकी सबको कांस्टेंट, तो यहाँ पर बाकी सब कांस्टेंट जो y z कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यहाँ पर रखा y z कांस्टेंट रख दिया और 2x लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो
इस टर्म में क्या होगा, यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2/x³ होगा, है ना। तो इसको वैल्यू पुटअप कर दो, तो -2/x³ रख दिया और y²z वैसा का वैसा कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेगेटिव साइन रखा। अब जो है सेकंड टर्म्स का करेंगे। सेकंड टर्म के लिए y का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर x²z तो कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया x²/z, ठीक है। प्लस फिर y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y और z/x² कांस्टेंट है, तो ये लिख दिया। माइनस फिर तीसरे टर्म में फिर से z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें और इसमें करेंगे, बाकी x और y कांस्टेंट बना दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव x² प्लस y/z² नेगेटिव साइन के साथ प्लस y²/x², बाकी z तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलो बस इतना ही करना था। और इसमें हम लोग x y z की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, है ना। तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -1 2 -1 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो देखना मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, ठीक है। सिली सा मिस्टेक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आंसर तो बस आपका मिल गया है। यहाँ पर आई कैप लिखो, यहाँ पर जे कैप लिखो और यहाँ पर के कैप लिखना ना भूलें। तो अगर आप इन एक्सप्रेशन में ये वाला कोऑर्डिनेट x की जगह पर -1 रख दो, y की जगह पर 2 रख दो और z की जगह पर -1 रख दो, इन सब सारे वैल्यूज़ पे रख दोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा जो वैल्यू आया है वो किसका वैल्यू आया है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इतना, ठीक है। यूनिट आप लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डाल दिया है और एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। जल्दी से ट्राई करके बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए और बी के बीच में इस तरह के प्लेन में फैला हुआ है ना, मान लो ये कोई कर्व है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इस तरह से फैला हुआ है, तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना होगा। अटेम्प्ट करो फटाफट। आई होप आपका अटेम्प्ट हो गया होगा, है ना। बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर नेगेटिव साइन के साथ और इंटीग्रेशन। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² वाई आई कैप प्लस x³ j कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, dx कैप प्लस dy j का डॉट प्रोडक्ट और इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x² वाई dx प्लस x³ dy का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ध्यान से देखना, तो अपने को कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको b माइनस वी ए मिल जाएगा, है ना। फाइनल पॉइंट हमारा ये है, दिस इज़ फाइनल पॉइंट, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना सबसे मेन खास बात है। अब ध्यान से देखो तो ये एक इंटीग्रेशन किसी फॉर्मेट का है ना। तो ये ऐसा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इंटीग्रल मेथड। आपको शायद वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया तो अभी सीख लो कि ये परफेक्ट इंटीग्रल मेथड मतलब कि ये जब x और y दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो इंटीग्रल में, यहाँ पर भी x और y, तो ये ढूंढो कि किसका ये इंटीग्रेशन है ना। तो आपको मिलेगा कि ये इंटीग्रेशन जो है वो x³ इंटू वाई का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। देखो तो ये चीज़ x³ वाई का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पड़ा हुआ है प्रोडक्ट रूल से। देखो x³ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x² वाई प्लस x² कांस्टेंट और y का डिफ्रेंशिएशन dy, तो ये पड़ा हुआ है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन आप जब लिखोगे तो ये होना चाहिए, दैट इज़ -x³ वाई, ये होना चाहिए। और लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक रख देंगे, 1,1 से लेके 2,3 तक। वी बी -10
बात क्लियर है? बस अब आपको करना क्या है, अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो, फिर ये यहाँ पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो, तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा वी बी इज इक्वल टू -13 वोल्ट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस बार मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस तरह से वैरी करता रहेगा। वाई एक्सिस में 10 न्यूटन पर कुलम है और एक्स एक्सिस में मीटर्स में है। इस तरह से ग्राफ दे दिया है। अब बोला गया कि पोटेंशियल है 2,0 पर, इस पॉइंट पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है ना। तो आपको बताना है कि 6,0 पर कितना होगा पोटेंशियल। हो गया अटेम्प्ट, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एक काम कर लेते हैं हम लोग, नंबर लाइन बना लेते हैं। दिस इज़ आवर नंबर लाइन, जहाँ पर ये ओरिजिन हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 6। इस जगह का पोटेंशियल अपने को पता है, दैट इज़ 10 वोल्ट। ये V1 हो गया और ये V2 हो गया और अपने को ये निकालना है। ठीक है, बस अब अपने को फॉर्मूला लगा देना है, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एक्स। ठीक है, E डॉट डी एक्स कहाँ से आएगा सर? E डॉट डी एक्स आएगा इस ग्राफ का एरिया से। सोचो, इस ग्राफ का एरिया से। और अपने को अगर एरिया भी निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक का लेना पड़ेगा एरिया, वो भी सोचना है। इस क्वेश्चन में यही खास बात है। तो हम लोग लिखेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया। एरिया जो लोगे वो 2 से 6 वाले के बीच में लोगे, मतलब ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, 2 से 6, सिर्फ इतना दूर का। तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया 2 इंटू 10 दैट इज़ 20, और ये हो गया है 10। तो कुल मिला के यहाँ पर एरिया लिख दिया -30, है ना। और V1 का वैल्यू अपने को पता है, दैट इज़ 10। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 30, आंसर हो जाएगा -20 वोल्ट। क्या बात क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला एक ऑब्जेक्टिव सवाल ले लिया है मैंने। यहाँ पर लिखा है, पहला 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या उस पॉइंट पर पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ़ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वी डोंट नो। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को आप कितना सही बोलेंगे? पहला स्टेटमेंट ट्रू है या पहला, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, या फिर फॉल्स फॉल्स, ये चौथा ऑप्शन। जल्दी से सोच के बताओ कि क्या होगा, मन में सोच लो फटाफट, उसके बाद तब प्ले करना। सोच लिया? चलो ठीक है, अब सॉल्यूशन देखना। अब जो भी आपका आंसर होगा उससे टैली कराने की कोशिश करना। तो मैंने ये मान लो कि मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ। सबसे पहला एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और स्क्वायर्स के चारों कॉर्नर्स पे मैं चार्जेस बैठा देता हूँ, क्यू 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 क्यू। ठीक है, सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, सोचो। लेकिन पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 है। बोलो क्लियर है? ठीक है, अच्छा फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे, यहाँ पर लिया -q, यहाँ पर q, यहाँ पर q और यहाँ पर -q। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इस जगह पर सेंटर पे पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो गया इस बार। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हुआ? नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप सेंटर पे, इसके वजह से अट्रैक्टिव, इसके वजह से रिपल्सिव, ऐसा। ठीक है, फिर इसके वजह से रिपल्सिव और इसके वजह से अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कुल मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला एक और मेरे मन में आ रहा है, तीसरा केस ले लेने का कि यहाँ पर -q लिया, यहाँ पर q ले लिया, यहाँ पर -q ले लिया और यहाँ पर q ले लेते हैं। तो इस जगह पर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से रिपल्सिव होगा,
इसके वजह से भी रिपल्सिव होगा, ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज की वजह से रिपल्सिव, और इसके वजह से अट्रैक्टिव और इसके वजह से भी अट्रैक्टिव। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो गया, सारे पोटेंशियल भी जीरो होंगे, है ना। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो पोटेंशियल मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो, और पोटेंशियल इक्वल टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स फॉल्स होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर ले लिया जिसका चार्ज डेंसिटी हो गया लैम्डा कूलम पर मीटर, दैट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस चार्ज डेंसिटी से इस वायर से एक पॉइंट यहाँ पर है जो R1 डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर R2 डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, यही सवाल है हमारे पास, ठीक है। 2 मिनट का टाइम ले लो, है ना, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान सवाल है, अटेम्प्ट करो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय r, या x बोल सकते हो, 2k लैम्डा बाय x होता है, ठीक है। वेयर x इज़ द डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट वायर है और x इज़ द डिस्टेंस, या 2k लैम्डा बाय d बोल देते थे, है ना। तो x डिस्टेंस पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को ये मिल जाता था, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है अपने को, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तो a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ, b पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन ऊपर की तरफ। तो हर वक्त आप जब a से लेके b तक जाओगे तो हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही हो रहा है ना। तो मान लिया जाए किसी जनरल पॉइंट पर बात करें, a से b के बीच में किसी जनरल पॉइंट की बात करें, तो ये हो गया x डिस्टेंस पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अपने को मिला इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को पता है दैट इज़ 2k लैम्डा बाय x, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस जनरल पॉइंट पर वो हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर, इतना सा, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट हम लोग dr कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा v इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। डी आर इज़ द पाथ टेकन, आप किस पाथ पे चल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और पाथ आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ए से लेके बी तक जा रहे हो, है ना, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करोगे, ई और डी आर के बीच का कॉस एंगल ले लोगे, ये थीटा ले लोगे, है ना। तो अगर आप कंपोनेंट किए भी, तो आप अगर कंपोनेंट करोगे तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो डी एक्स होगा, है ना। तो आप ये लिखोगे माइनस ई डी आर कॉस थीटा, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और डी आर कॉस थीटा जो होगा वो ध्यान से देखो तो वो ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, है ना, ये हम लोग डी आर चले गए और ये चले गए डी एक्स, और ये हमारा थीटा था। तो डी आर का कॉस थीटा क्या बन गया, दैट इज डी एक्स बना ना, वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एक्स, और ई का वैल्यू रख दो, दैट इज़ 2k लैम्डा बाय x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन के साथ, और फिर वी बी माइनस वी ए इधर लिख दिया, वी बी माइनस वी ए, है ना। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ बोलो, तो नेगेटिव साइन को अगर हम इधर रख दिए तो ये हमारा आंसर मिलना चाहिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अब 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा, और हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं सर, R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k लैम्डा ln R2 बाय R1। इसमें हम कह सकते हैं कि A इज़ एट हायर पोटेंशियल एंड B इज़ एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था। तो आपको जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं, आपको बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और इसका ये रिजल्ट आता है। तो अगर आप मेमोराइज कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है ना। ठीक है, इसमें अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है वो देखना।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अगर हमारे पास यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला वायर है लैम्डा कूलम पर मीटर और हमें जाना है ए से लेके बी तक, है ना, तो किसी भी एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन, स्मॉल क्यू चार्ज को हमें ले जाना है ए से लेके बी तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जल्दी से सोच के बताओ। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, दैट इज क्यू वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो 2k लैम्डा एल एन आर टू बाय आर वन इंटू क्यू इंटू नेगेटिव साइन, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा अपने को, है ना। ठीक है, क्यों अपने को नेगेटिव वर्क डन क्यों करना पड़ेगा सर? यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो अभी इस वायर से चार्ज जो है वो R1 डिस्टेंस पर है, फिर उसके बाद R2 डिस्टेंस पर हो गया, R2 डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये चार्ज अपने आप उधर भाग जाएगा, तो हमें तो काम करना नहीं पड़ेगा। तो हमें कितना काम करना पड़ा, हमें तो नेगेटिव काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में इसको बहुत ही स्लोली लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पर पॉजिटिव वर्क डन करेगा, तो एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा सर, ये आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अगला सवाल, बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला सवाल है कि मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पैरेलल लाइंस होते हैं। तो अगर मान लो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रिलीज़ किया जाए, इफ़ वी रिलीज अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एनर्जी। चूज़ करके बताओ। अगर लोअर पोटेंशियल है तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, और लोअर पोटेंशियल एनर्जी है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर फॉल्स ट्रू, या फिर फॉल्स फॉल्स। सोच के बताओ जल्दी से, 1 मिनट का टाइम ले लो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा। देखते हैं कौन सा ABCD में करेक्ट है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना इस फिगर को। इस फिगर से आप परिचित हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जा रहा है, ये पता है अपने को। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में पोटेंशियल बताओ तो जरा सा कितना होगा। पॉजिटिव चार्ज के बगल में पोटेंशियल कितना होगा सर? पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R होता है, तो R इज वेरी लो, है ना, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज V इज इक्वल टू KQ/R। तो R क्या है? R टेंडिंग टू 0 है, तो V इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पर मैं आपसे बोलूँगा एकदम जस्ट क्लोज, यहाँ पर पोटेंशियल विल बी इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जस्ट क्लोज टू नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर बताओ कितना होगा सर? इस पॉइंट पर होगा V इज इक्वल टू माइनस KQ/R, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब R फिर से 0 हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कह सकता हूँ V टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी इनफाइनाइट पोटेंशियल से माइनस इनफाइनाइट पोटेंशियल। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कंफर्म हो गया? ठीक है, मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट को लिख दे रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ध्यान से देखना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है कि इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर अलग अलग पोटेंशियल हो, है ना। इस जगह पर पोटेंशियल लेटस से इस जगह पर हो जाएगा कितना सर? 20 वोल्ट हो सकता है। मान लो इस जगह पर हो सकता है 10 वोल्ट, इस जगह पर पोटेंशियल हो सकता है कितना? 0 वोल्ट हो सकता है ना। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से इधर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइयर होगा, यहाँ पर लोअर, फिर और लोअर, इस तरह से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कंफर्म है? अब ध्यान देना, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ना मैं एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लेता हूँ,
यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, QE फोर्स लगेगा, तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू प्लस QE, और ये राइट साइड जाने की कोशिश करेगा। मैं आपसे बोलूँ कि अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूँ तब क्या होगा? तब तो नेगेटिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस QE, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक चार्ज को रिलीज किया जाए तो वो हो सकता है कि किधर जाए? लोअर पोटेंशियल की तरफ भी जाए, या नेगेटिव चार्ज को रख दे तो हायर पोटेंशियल की तरफ भी बढ़ना स्टार्ट कर सकता है। तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि इफ़ वी रिलीज अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, हायर पोटेंशियल की तरफ भी जा सकता है। देखो नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ओके। तो ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन काट दिया जाए। अब उसके बाद दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं हम लोग। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, वो सोचते हैं। अब आप किसी भी चार्ज को रिलीज़ करो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जैसे ही आप रेस्ट से रिलीज़ किए तो वो मोशन में चला गया। मोशन में चला गया मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। तो आप पॉजिटिव चार्ज लो या नेगेटिव चार्ज लो, दोनों के पास मोशन आएगा तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स ट्रू। ओके, आई होप आपका ये आंसर मैच किया होगा। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ। अगर आपके पास यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो मान लिया जाए कि एक पॉइंट ये कंसिडर कर लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बी, है ना। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है लेट अस से VA है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल VB है। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? D हो गया, तो आप डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस E डॉट DR का इंटीग्रेशन कर दिया, ओके। तो V फाइनल अगर आप चले, सोचो कि A से लेके B तक चले, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR जो है, अब ये E जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन, और DR जो है वो लेंथ हो गया, तो ED हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू ED। क्या बात क्लियर है? यानी कि आप ये एकदम ये फॉर्मूला, A हाइयर पोटेंशियल, B जो है वो लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो तो E इंटू D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो E और D है, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा हो गया और डिस्टेंस आप ऐसा ले लिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगता है। ओके, चलिए अगला सवाल आपको ये चीज़ सिखा देगा, है ना। फटाफट करके बताओ अगला सवाल। यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है E0, ठीक है, और 3 पॉइंट्स ले लिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 3, 4, 5 का डायमेंशन है, ठीक है। ABC मार्क कर दिए मैंने। तो आपको बताना है कि VC माइनस VA कितना, VB माइनस VC कितना और VB माइनस VA कितना। जल्दी से सोच के बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता तो आप फॉर्मूला लिखते डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR का इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट है तो आपको लिखना है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट R। सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला और वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि E जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या करना है, A से अब अपने को सबसे पहला वाला ढूंढना है, यानी कि VC माइनस VA। तो ये फाइनल हो गया, C इज़ फाइनल, A इज़ इनिशियल, यानी कि A से C जाना है आपको, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेल्टा V VA से VC चले गए इज इक्वल टू माइनस E0 तो था ही इंटू R कितना था 4। तो यहाँ पर हो गया VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 4 E0।
ये मिल गया आपको पहला वाला सवाल, दैट इज़ -4E0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाला चाहिए। सेकंड वाले के लिए फिर से आपको डेल्टा वी चाहिए बी और सी के बीच में। तो आप बी से सी जाओगे, बी वी बी माइनस वी सी मतलब कि सी से बी की तरफ, फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, सी से बी की तरफ जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ई डॉट आर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम पोटेंशियल पे, यानी कि बी और सी को हम क्या बोल सकते हैं सर, बी और सी आर इक्वी पोटेंशियल लाइन्स। हम लोग बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल टॉपिक के बारे में, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है वी बी माइनस वी ए, मतलब ए पहला है बी बाद का है, ए से बी जाना है अपने को, ए से बी, तो कर लो सर, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर कॉस थीटा, ई डॉट आर को ई आर कॉस थीटा लिख देंगे, तो यहाँ से हम लोग वी बी माइनस वी ए लिख दिया, इज इक्वल टू ए से बी से ए जाना है, वी बी माइनस वी ए का मतलब ये फाइनल ये इनिशियल, इधर से इधर जाना है, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का पता है, तो ई आर, ई तो ई नॉट हो गया, आर जो है वो 5 हो गया, और कॉस थीटा, थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच का, कॉस थीटा जब लिखोगे तो 4/5 हो जाएगा, तो ये और ये काट दिया, तो -4E0 होगा, तो इसका भी आंसर -4E0 आया। क्या बात समझ में आया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सवाल को थोड़ा मैंने घुमा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रख दिया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और मैंने 2 पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,6। आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फटाफट सोच के बताओ, उसके बाद इसका आंसर बताता हूँ। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करें। ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, एक काम कर लो आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख डालो, माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ओके। अच्छा, जो भी हाइयर पोटेंशियल होगा, वैसे हाइयर पोटेंशियल कौन लग रहा है आपको, किधर होना चाहिए, अगर हम ए और बी को कनेक्ट करें तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो इधर से इधर चल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे कह सकते हो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलोगे, तो ए मस्ट बी हाइयर पोटेंशियल, ओके। सो वी ए माइनस वी बी मस्ट बी पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ओके। चलो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर चाहिए अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, E0 इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अगर चाहिए, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे सर, ये 45 डिग्री एंगल पर है, 45 डिग्री का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए अपने को। डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं हम लोग आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो तो काम हो जाएगा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई कैप एंड जे कैप फॉर्म। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए अपने को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों को माइनस कर ले, क्या आर वेक्टर अपने को मिल जाएगा। दिस इज आवर आर वेक्टर, ओके। तो यहाँ से अपन जाएंगे तो आर वेक्टर अपने को मिलेगा, दैट इज, दोनों को माइनस करो तो 4 - 1 दैट इज 3 आई कैप प्लस 6 - 2 दैट इज 4 जे कैप, आई कैप जे कैप मिल गया। अब क्या करना, अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देना और ए से बी पहुंच जाएंगे, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए क्यों सर, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब आर वेक्टर इधर से इधर जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल किए हो तो आर वेक्टर ये है ना, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट किए तो E0 कॉमन ले लिए, इनटू आई कैप, तो 3 प्लस 3/√2 प्लस 4/√2 दैट इज 7/√2 E0 विथ नेगेटिव साइन, वी बी माइनस वी ए है, हमसे पूछा क्या गया था वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा प्लस 7/√2 E0। बोलो क्लियर है? चलिए अब जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड जो है ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। अभी आप स्पीड के बारे में मत सोचिए, है ना, अभी आप सही आंसर की तरफ निकालने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव का कंफ्यूजन आपको पहले ही ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देना है, ओके।
चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी, है ना। इसके लिए सपोर्टिंग फिगर जो आपके लिए होगा, आप ये फिगर को बना लो फटाफट। इसमें देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करके कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, या कह सकते हो कि इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है ना। तो ओरिजिनेट जो करेगा वो पॉजिटिव से कर सकता है या फिर इन्फिनिटी से करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और टर्मिनेट करने की बात आएगी तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट किया या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट किया। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है, मान लो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कर्व है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ऑल द चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर भी इस फिगर में भी जैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला जो कर्व है ना, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और दोनों चार्जेस के वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ड्रॉ किया गया है, किसी एक की वजह से नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर इज टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। मान लिया जाए कि किसी जगह पर आपको ऐसा दिख गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कटा हुआ, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि ये गलत फिगर है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो या तो ऐसे आ जाएगा या तो ऐसे आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं पाए जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि tangent at any point on the electric field lines give the direction of electric field and forces both. That is why it is called electric line of forces. मान लिया जाए कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप टैंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये टैंजेंट बताता है कि इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस का डायरेक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बिकॉज टैंजेंट आप किसी ड्रॉप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये कहा गया है। ओके, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी इज हाई, और वाइस वर्सा। मतलब आप अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से देख रहे हो, सपोज ऐसा मैंने कर्व बना दिया है, इस टाइप से कर्व आप देख रहे हो, है ना। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे बात करूं, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो आप देखो कि यहां पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी पर, है ना। तो कह सकता हूं कि जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा, वहां पर उस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको कभी भी दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये गलत फिगर है, कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स का फील्ड है ना। जाहिर सी बात है, अगर सोचो कि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं या प्रोटॉन को छोड़ देते, मान लो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को छोड़ दिए तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया और घूम करके यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। और हम ये चीज़ जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में इन अ क्लोज लूप वर्क डन इज इक्वल टू 0 अगर आप एक जगह पर जाकर आते हो तो, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, ध्यान रखना,
ठीक है। अगला 7वां पॉइंट है हमारे पास। 7वां पॉइंट है कि नंबर ऑफ फील्ड्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब सपोज करो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज है यहाँ पर और इससे कुछ 5 फील्ड ओरिजिनेट कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, 5 फील्ड ओरिजिनेट कर रहे हैं, 5 लाइंस। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास 2 कूलम चार्ज होगा तो कितना फील्ड ओरिजिनेट होना चाहिए? सर इसका डबल, टोटल 10 लाइंस होने चाहिए। 10 लाइंस बना दो, 10 लाइंस, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 3 कूलम होगा तो उससे 15 लाइंस होना चाहिए, 15 लाइंस, है ना। तो इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट है, नंबर ऑफ चार्ज ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, या नेगेटिव चार्ज होता तो 15 लाइंस यहां पर टर्मिनेट हो जाते हैं। द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। क्या होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल विल बी सेम। किसी भी चार्ज पार्टिकल के वजह से हम लोग सारे पॉइंट्स को जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। उन सारे पॉइंट्स का लोकस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोल दिया। नाम से पता चला इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, है ना। चलो तो देखते हैं पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। इस तरह से ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या है, इस तरह का फील्ड निकल रहा है ना, चारों तरफ फील्ड निकल रहा है। अब इस फील्ड से आप जब पोटेंशियल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो मान लो एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट लिया, है ना। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस KQ/R, तो उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो एक तरह का हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल रीजन मिल गया जो कि सेम पोटेंशियल है। तो मैंने बोल दिया कि सर जितने सारे पॉइंट्स हैं सब जिसके भी सेम पोटेंशियल है उन सबको इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये वाला रीजन को हमने बोल दिया है जो कि स्फेरिकल रीजन होगा, एक स्फीयर सराउंड कर रहा है, तो इसका नाम दे दिया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ठीक है। और ये जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को पता है। अच्छा, तो मान लिया जाए कि बताओ मुझे कि कहाँ पर पोटेंशियल, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, दिस इज V1, और यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया V2, है ना। तो ये जो ऑरेंज से है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल, ये चौथा इक्विपोटेंशियल। ऐसे करते करते जितने सारे चार्जेस होंगे एक ही चार्ज के सारे चारों तरफ सराउंड करने में बहुत सारे इक्विपोटेंशियल हो सकते हैं। तो बताओ कि किसमें ज़्यादा होगा इक्विपोटेंशियल, V1 का वैल्यू ज़्यादा होगा या V2 का वैल्यू? गेस करो। अरे सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ जा रहा है तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो क्या? सिंपल है। अगर मान लो पहला वाला रीजन आपने ले लिया कि ये R1 रेडियस का है, दिस इज R1 रेडियस, और दूसरा वाला जो है वो R2 रेडियस का है, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 रेडियस का है, तो आप बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू KQ/R1 माइनस KQ/R2। तो KQ कॉमन आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। सिंपल सा चीज़ था, ठीक है। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर ये पॉइंट चार्ज ना हो करके मान लिया जाए लाइन चार्ज हो जाए, है ना, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? सोच के बताओ। यहाँ पर मैंने लाइन चार्ज ले लिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इसका आपको बताना है कि किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सोचो, तो अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक R डिस्टेंस पे चले गए तो जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो एक ऐसा रीजन आपको ढूंढना है, तो इसका रीजन कैसा होना चाहिए? सर ये सर्कल प्लस यहाँ से आप नीचे आ जाओ तो एक सिलिंड्रिकल रीजन आपको मिल जाएगा। तो बना दो सिलिंड्रिकल रीजन इस तरह का, ये होना चाहिए।
ये मान लिया जाए कि R1 रेडियस का था, ठीक है। आप R2 रेडियस का भी बना सकते हो, बना दो। ये R2 रेडियस का हो गया, ठीक है। तो अपने को मिल गया बहुत सारे सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल हो गया। इसका नाम लिख देते हैं सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आप पूरा लिख लेना फुल फॉर्म, ओके। तो मान लिया जाए कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जल्दी बताओ। रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता जाएगा, तो इसको हम लोग बना देंगे ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से बाहर निकलता हुआ रहेगा, चारों तरफ होगा ना, इस तरह से बाहर निकलता है, ठीक है, ओके। तो मैंने ये बोला कि R1 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज V1, और यहाँ R2 रेडियस पर जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो जाहिर सी बात है V1 इज ग्रेटर देन V2, तो वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना होगा पता है, ये फॉर्मूला हम लोग किए थे, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया था, दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln R2 बाय R1। पिछले वाले लेक्चर में जा करके देख लो, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो, तो एक चीज़ हम यहाँ पर एक नोटिस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं पिछला वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखो, तो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑल द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख देंगे। यहां पर भी देखो, हाँ, इस रीजन में भी, यहां पर भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनाए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आप इसके नीचे आप खुद से लिख लीजिएगा, ओके। अच्छा, मान लिया जाए तीसरा कि ये तो दूसरा फिगर हो गया। तीसरा फिगर ये हो सकता है कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो, तब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आता है सर, आप यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर ऐसे लगा दो और एक प्लेट यहाँ पर ऐसे लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव 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 वाला प्लेट, ये नेगेटिव 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 वाला प्लेट लगा दो, तो दो प्लेट अगर आप लगा दिए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कह दिया E है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है सर, अगर हॉरिजॉन्टल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा वर्टिकल होना चाहिए, है ना। तो आप अगर ड्रॉ करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसा कुछ आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ कर लो। अच्छा, मान लिया जाए कि ये वाला जो रीजन है उसमें पोटेंशियल हो गया V1 और ये वाला जो रीजन है उसमें पोटेंशियल हो गया V2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने कह दिया D। तो कौन हायर पोटेंशियल है सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। इसका मतलब V1 माइनस V2 मस्ट बी इक्वल टू E टाइम्स ऑफ D। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले भी सीख चुके थे, है ना, रिवाइज कर लिए हैं। अब मान लो ये फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर मैंने 4 सरफेसेस ले लिए और मैंने कह दिया कि चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है, V1 V2 V3 V4, ठीक है। ऊपर से नीचे तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहला मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ गया, मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैं मूव कर रहा हूँ, तो क्या वर्क डन होगा? नो वर्क इज डन अलॉन्ग दिस पाथ ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जाहिर सी बात है, अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। अब चेंज इन पोटेंशियल, किसी एक रीजन में आप मूव कर रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, अब अगर मान लो आप यहाँ पर V1 से लेकर के V2 में चले गए, ऊपर से नीचे गए, ठीक है, या फिर आप ऐसे घूम करके गए, ऐसे, है ना, इस टाइप से, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल वर्क इज डन अलोंग दिस पाथ बिटवीन द सेम सर्फेसेस। लेकिन रास्ता आप कोई सा भी चूज किया, आप डायरेक्टली ऊपर से नीचे उतर गए V1 से V2,
या फिर आप ऊपर से नीचे गए, V1 से V3 तक गए, फिर V2 तक गए, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव है। ओके अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा वाला देखो तो नो वर्क इज डन अलोंग दिस पाथ दैट रिटर्न्स टू द सेम सरफेस। अगर आप घूम फिर के आप वहीं पर आ गए तो आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला फिगर को गौर करो। अब हमारा कंसर्न है दो चार्जेस के ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो जिस तरह से ऐसा फील्ड है, यहाँ से इस तरह का फील्ड आ रहा है ना, वॉयलेट कलर से हम लोग फील्ड बनाया है। अच्छा, तो पोटेंशियल जो है वो ऐसा सरफेस हो रहा है, देखो, है ना। तो आप आइडिया हमेशा ऐसा लगाना कि फील्ड कैसा भी दिया हो, फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा। देखो यहाँ पर फील्ड जो है वो वर्टिकल है, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर इस तरह से ऐसा, यहाँ पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो मतलब ये इस तरह से सर्कुलर आ रहा है। फिर ये धीरे धीरे जो स्फेरिकल रीजन है वो एक्सपैंड करते करते, देखो स्फेरिकल बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसका रेडियस बड़ा होते जा रहा है, फिर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ये इनफाइनाइट रेडियस हो गया। फिर इसके वजह से भी, नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी वैसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया गया है ना। तो बस आपको बेसिकली ऐसा कभी कभी देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, चूज द करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसमें इस तरह का अगर दिखा तो उसको टिक करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए, मतलब इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो 10, 0, 10, 20 इस तरह से वेरी कर रहा है ना। और ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है इन वेक्टर फॉर्म, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। जल्दी सोच के बताओ कितना होगा। सोच लिया? चलो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, तो अगर हम ये कहें कि अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पता है, वो भी पैरेलल, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसा होना चाहिए। सोचो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल हम कह सकते हैं कि ये 53 होगा, ये वाला एंगल भी 53 होगा। और अपने को ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये वाला ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री हम बोल दिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 cos 53। cos 53 कितना होता है सर, 3/5, तो ये होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। इस दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि E इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा वी। सोचो, तो E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी। तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में 10 वोल्ट का चेंज है, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस, 6। तो लिख दो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कर दिया, दैट इज 5/3, 500/3 वोल्ट पर मीटर होगा ऐसा यूनिट में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकला है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे। अब इसका डायरेक्शन बस चाहिए, ऐसे डायरेक्शन का क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, दैट इज E इज इक्वल टू 500/3। अगर आप कंपोनेंट करना चाहोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का cos 53 करोगे तो आई कैप मिल जाएगा, और sin 53 करोगे तो माइनस जे कैप मिल जाएगा। बस लगा दो, cos 53 आई कैप माइनस sin 53 जे कैप। दिस इज द आंसर। इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे। cos 53 का वैल्यू रख दिया यहाँ पर 3/5 रख दिया, तो 100 आई कैप मिल जाएगा माइनस 400/3 जे कैप मिलेगा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। क्या बात क्लियर है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूछा जाता है, और ये IIT में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, HC वर्मा में भी आपको मिलेगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पर मैंने 2 चार्ज ले लिए हैं, एक
प्लस क्यू चार्ज है जो कि माइनस ए कॉमा जीरो पे रखा हुआ है, और दूसरा माइनस टू क्यू चार्ज है जो ए कॉमा जीरो पे रखा हुआ है। ये एक्स वाई ओरिजिन मान लिया। हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्स वाई प्लेन पर आपको लोकस बताना है वेयर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों चार्जेस के वजह से जितना नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो कहाँ कहाँ होगा, उसका इक्वेशन ढूंढना है बेसिकली आपको। जल्दी से ढूंढ के बताओ। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा। चलो देखते हैं। तो हमें लोकस ढूंढना है। लोकस मतलब एक्स वाई का एक इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। तो मान लिया जाए एक पॉइंट ऐसा पी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, है ना। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है नेट पोटेंशियल जीरो है। नेट पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के वजह से जितना पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के वजह से जितना पोटेंशियल होगा वो जीरो होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से कितना होगा, दैट इज के क्यू बाय आर। आर क्या लिखोगे, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर लगाओगे वी नेगेटिव की वजह से, तो फिर लिखोगे के टू क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यहां से के क्यू काट दिया, बस अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिए और सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10ax प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यही इक्वेशन आना चाहिए। आई होप आपको ये इक्वेशन मिला होगा। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ आज की सेवा यहाँ पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ, अलग सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल बनाते रहिए, है ना। और जो भी डाउट होगा आप हमारे फेसबुक के चैनल पे या यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या डाउट्स है। मैं आपको ज़रूर क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय।